हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज भैया कई दिन के बाद आए हैं। फिर से आज शुरू करते हैं। कंपनी अधिनियम 1956 और 2013 के बीच कुछ अंतर लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगे, बेनिफिशियल होंगे। ठीक है भैया। कंपनी एक्ट 2013 और कंपनी एक्ट 1956, ठीक है। ये असल में पहले कंपनी को जानते हैं। कंपनी होती क्या है? कंपनी जो है लोगों का एक ऐसा समूह है जो एक साथ आता है, एक द्वितीय कानून संगठन बनाता है और उस लक्ष्य की ओर काम करता है। ठीक है। इसके संबंध में प्रोफेसर हेने ने डेफिनेशन दी थी भैया कि कंपनी एक कानून द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसकी अलग इकाई है और शाश्वत उत्तराधिकार है और सामान्य मोहर है। यानी प्रोफेसर हेने ने कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति यानी कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जिसका निर्माण कानून के अंतर्गत किया जाता है। इसलिए कोई भी संस्था जिसका निर्माण किसी कानून के अधीन होता है वह एक कृत्रिम व्यक्ति कहलाती है। चाहे वो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत हो या कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत हो। ठीक है। कंपनी अधिनियम को पहले कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा शासित किया जाता था। अब 2013 के अनुसार शासित किया जाता है। भले ही 2013 अधिनियम अब प्रभाव में है, इस समय 2013 के नियम लागू होते हैं, लेकिन पिछले अधिनियम के तहत अगर कोई कंपनी पंजीकृत हुई है तो अभी भी 1956 के प्रावधान उस पर लागू होते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के अधिनियम में कुल 7 अनुसूचियां और 464 धाराएं शामिल हैं। वर्तमान में कहीं कहीं ये धाराएं 470 भी हैं। ठीक है। लेकिन मूल संविधान की बात करें तो 2013 में 7 अनुसूचियां और धाराएं 464 हैं। और वहीं पर अगर बात करी जाए 1956 की तो 1956 में 15 अनुसूचियां और 658 धाराएं शामिल है। कंपनी अधिनियम 1956 और कंपनी अधिनियम 2013 के बीच मूल अंतर यह है कि कोई व्यक्ति नवीनतम अधिनियम के तहत कंपनी स्थापित कर सकता है, लेकिन पिछले अधिनियम के तहत ऐसा नहीं कर सकता था। कंपनी अधिनियम 1956 में
ऐसा नहीं था जो कि कंपनी अधिनियम 2013 में 1956 के अधिनियम में प्रभार शब्द को परिभाषित नहीं किया गया था, चार्ज शब्द को परिभाषित नहीं किया गया था, जबकि 2013 के अनुसार प्रभार किसी भी निगम की परिसंपत्तियों, संचालन या दोनों के विरुद्ध पंजीकृत ब्याज या ग्रहण अधिकार है। ठीक है भैया। 2013 का अधिनियम धारा 2 सबसेक्शन 52 में निर्दिष्ट करता है कि एक सूचीबद्ध कंपनी वह है जिसकी प्रतिभूतियां किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, लिस्टेड है, जबकि 1956 के अधिनियम में सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी को वह कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया था जिसका कोई भी प्रतिभूति किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। कंपनी अधिनियम 2013 सभी कंपनियों को कवर करता है, ठीक है, ना कि केवल सार्वजनिक कंपनियों को कवर करता है। कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन एक व्यक्ति कंपनी को परिभाषित नहीं किया गया था। एक व्यक्ति कंपनी अस्तित्व में नहीं थी, लेकिन कंपनी एक्ट 2013 के धारा 2 सबसेक्शन 62 निर्दिष्ट करती है कि किसी व्यवसाय को एक व्यक्ति कंपनी के रूप में संदर्भित किया जाता है यदि उसके निदेशक मंडल में केवल एक सदस्य है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी पार्षद अंतर नियम कहते हैं इसको, कंपनी एक्ट 2013 में प्रावधान है और लागू आवश्यकताओं की संतुष्टि के अधीन लेखों के प्रावधानों को बदला या संशोधित किया जा सकता है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार निगम अनुरोध पर केंद्र सरकार से नमूना लेख प्राप्त कर सकते हैं। लेखों का निर्माण करते समय उचित प्रपत्रों, अनुसूची 1 की तालिका F, G, H, I और J का उपयोग किया जाना चाहिए। अगर वित्तीय वर्ष की बात करें तो कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार जो था, वित्तीय वर्ष की समाप्ति का चयन करने के लिए कंपनियां स्वतंत्र हुआ करती थी, चाहे तो वे अपना वर्ष 31 दिसंबर को बंद कर लें, 31 मार्च को कर लें, 31 जुलाई को करें, कोई सा भी शेड्यूल अपना सकती थी। लेकिन कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार किसी कंपनी का वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है। अगर बात करें वित्तीय विवरण की बात करें तो बात करते हैं भैया
वित्तीय वर्ष की। तो वित्तीय वर्ष जो था भैया बताया मैंने आपको कि कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार कभी भी किसी भी डेट को क्लोज कर सकते थे आप अपने अकाउंट, फाइनल अकाउंट कभी बना सकते थे कंपनी में, ठीक है। लेकिन कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार केवल 31 मार्च को ही क्लोजिंग डेट होगी। ओके, अब बात करते हैं वित्तीय विवरण की। तो कंपनी अधिनियम 1956 जो था, कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार जो था भैया, तो भैया 1956 के अधिनियम के तहत जो था वित्तीय विवरणों का प्रारूप अनुसूची 6 में निर्दिष्ट किया गया था, जबकि 2013 की बात करें हम, अधिनियम 2013 की बात करते हैं तो ये अनुसूची 3 में निर्दिष्ट किया गया है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 जो है कंपनी की बैलेंस शीट और लाभ हानि खाते के स्वरूप और विषय वस्तु को शामिल किया गया है। इसके लिए आवश्यक है कि ये विवरण कंपनी के वित्तीय वर्ष का सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करे, और कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 215 कंपनी के बैलेंस शीट और लाभ हानि खाते का प्रमाणीकरण शामिल है। इसके लिए आवश्यक है कि इन विवरणों पर हस्ताक्षर करना तथा उन्हें लेखा परीक्षकों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले निदेशक मंडल इनका अनुमोदन करेंगे। और धारा 134 वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर करने तथा उन्हें लेखा परीक्षकों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले निदेशक मंडल उन्हें अनुमोदित करें। इसमें यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक वित्तीय विवरण के साथ बोर्ड की रिपोर्ट और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट संलग्न की जाए। अगर हम कंपेयर करें 2013 से, तो ये सब जो है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 वित्तीय विवरणों को कवर करता है। इसमें कहा गया है कि वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए। नंबर 1, सटीक, विश्वसनीय और निष्पक्ष रहे। कंपनी की वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष विवरण दें। लेखांकन मानकों का अनुपालन करें। विभिन्न प्रकार की कंपनियों के लिए एक विशिष्ट प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना। वित्तीय विवरण की समाप्ति के 6 महीने के भीतर कंपनी की वार्षिक आम बैठक, ठीक है, के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सहायक और सहायक कंपनियों के लिए समेकित वित्तीय विवरण शामिल होने चाहिए। अगर बात करें साझेदारी की, तो ये थोड़ा सा टॉपिक अलग आ गया, क्योंकि लेकिन ये चीज़ दी गई है क्योंकि साझेदारों की संख्या का संबंध कहीं भी साझेदारी अधिनियम 1932 में नहीं किया गया, बल्कि कंपनी अधिनियम 1956 में बताया गया है कि एक साझेदारी कंपनी में कम से कम कितने और अधिकतम कितने साझेदार हो सकते हैं। तो कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार, कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार की बात कर रहे हैं हम, तो 1956 के अनुसार बैंकिंग उद्योग में
अधिकतम 10 सदस्य हो सकते थे। और बैंकिंग सेक्टर को छोड़कर अगर अन्य सेक्टर की बात करें तो अधिकतम 20 सदस्य हो सकते थे और कम से कम दो, और अधिकतम 20। और अगर व्यवसाय बैंकिंग का है तो अधिकतम 10 हो सकते थे। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान मतलब कंपनी अधिनियम 2013 में तो भागीदारों की संख्या न्यूनतम 50, अधिकतम कम से कम 2 और अधिकतम 50 हो सकती है। ये 100 गलत है, 50 हो सकती है। वो वाइड रूल 2014 के अनुसार 100 हो सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है अधिकतम शेयरधारक की। तो एक निजी कंपनी में कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार कम से कम 2 और अधिकतम 50 शेयरधारक हो सकते थे। अधिकतर शेयर होल्डरों की संख्या 50 हो सकती थी और कम से कम 2 हो सकती थी निजी कंपनी में। और अगर बात करें वर्तमान की तो कम से कम 2 और अधिकतम 200 हो सकते हैं। ठीक। उधर हम बात करें सार्वजनिक कंपनी की, तो सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य और मैक्सिमम कितने ही हो सकते हैं। कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार अंशों का निर्गमन छूट पर हो सकता था, जबकि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अंशों का निर्गमन छूट पर नहीं हो सकता। केवल वही कंपनी अपने अंशों का निर्गमन छूट पर कर सकती हैं जो स्वीट इक्विटी होती है, यानी अच्छा लाभ कमा रही होती है। ठीक है। इसमें प्रतिबंध है। एक होती बकाया कॉल पर ब्याज, कॉल्सिन एरियर। तो कॉल्सिन एरियर होता क्या है भैया, पहले आप ये समझ लीजिए कि जो लोग शेयर होल्डर्स होते हैं, जो सब्सक्राइबर होते हैं, शेयर सब्सक्राइब करते हैं, वो कुछ अमाउंट कंपनी को पेड कर देते हैं और बाकी अमाउंट पेड करने में अनेबल होते हैं, असमर्थ होते हैं। तो वो जो अमाउंट नहीं पेड कर पाते उसे कॉल्सिन एरियर कहा जाता है, बकाया कॉल कहा जाता है। कंपनी बकाया कॉल पर ब्याज लगाती है जो कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार 5% की दर से लगता था, लेकिन वर्तमान में ये दर 10% कर दी गई है। एक होता कॉल्सिन एडवांस। कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो अपने आगे भुगतान की जाने वाली रकम को पहले ही पेड कर देते हैं। तो ये पहले अग्रिम कॉल पर जो इंटरेस्ट था वो 6% की दर से था 1956 के अनुसार। अगर हम बात करें वर्तमान की 2013 की तो ये दर 10% है इस समय। न्यूनतम अभिदान, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो जब तक कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार जब तक कंपनी को जितने शेयर्स इशू किए हैं उसका 90% एप्लीकेशन नहीं आ जाती, तब तक कंपनी अलॉटमेंट नहीं कर सकती। अलॉटमेंट
नहीं कर सकती, आवंटन नहीं कर सकती। ठीक है। डिफॉल्ट अधिकारी की बात करते हैं तो कंपनी अधिनियम 1956 में डिफॉल्ट अधिकारी को धारा 2 सबसेक्शन 31 में परिभाषित किया गया, जबकि कंपनी एक्ट 2013 में इसे धारा 2 सबसेक्शन 60 में परिभाषित किया गया है। 1956 के पिछले अधिनियम में केवल बाजार में शेयरों की चिंता थी, लेकिन 2013 में सदस्यता की सीमाएं विकसित की गई हैं, इसलिए प्रतिभूति मुद्दे सामने नहीं आए। प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की बात करें तो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत प्रीमियम सुरक्षा रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व धारा 77A के तहत प्रदान किया गया था, जबकि ठीक है भैया, तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का जिक्र किया गया है। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि शेयरधारक को पूरी तरह से भुगतान वाले बोनस शेयर जारी करना, ठीक है, और कंपनी के प्रारंभिक खर्चों को लिखना, शेयर या डिबेंचर जारी करने से जुड़े खर्चों को लिखना, मोचन योग्य वरीयता शेयरों का डिबेंचरों का मोचन पर देय प्रीमियम के लिए प्रावधान करना, ये सारी बातें भी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 सबसेक्शन 2 में कही गई हैं। इसके अलावा भैया अगर कोई कंपनी प्रीमियम पर शेयर जारी करती है तो उस प्रीमियम को पूरी रकम को एक खास खाते में जमा करना होता है। इस खाते को सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कहते हैं। ठीक है। हाँ, ये खाता कंपनी की सामान्य पूंजी से अलग वित्तीय स्रोत होता है। ठीक है। अगर प्रतिभूति प्रीमियम खाते का इस्तेमाल जो है इन उद्देश्यों के अलावा किसी और पर नहीं किया जा सकता, इसे शेयर पूंजी की कमी माना जाएगा। इस स्थिति में पूंजी में कमी से जुड़े प्रावधान लागू होंगे। प्रतिभूति प्रीमियम खाते में मौजूद रकम का इस्तेमाल लाभांश के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता, ये प्रावधान इसमें मौजूद है। लेखा परीक्षा समितियां की बात करते हैं तो 2013 अधिनियम के अनुसार कुछ कंपनियों को एक लेखा परीक्षा समिति स्थापित करनी होती है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और लेखा मानकों की देखरेख के लिए जिम्मेदार होती है। 1956 में इस आवश्यकता को निर्दिष्ट नहीं किया गया था। गैर लेखा परीक्षा सेवाएं की बात करें तो 2013 अधिनियम लेखा परीक्षकों को अपने ग्राहकों को कुछ और लेखा परीक्षा सेवाएं प्रदान करने से रोकता है। वहीं ठीक है 1956 में ये प्रतिबंध शामिल नहीं थे। तो आरओसी का मतलब है रजिस्टर्ड ऑफ कारपोरेशन। कंपनीज कारपोरेशन जो है कंपनी के रजिस्ट्रार की बात चल रही है। तो 1956 के तहत कंपनियों को अपने लेखा परीक्षक को 7 दिनों के भीतर सूचित करना चाहिए
और लेखा परीक्षक को 30 दिन के भीतर आरओसी को सूचना करनी चाहिए। 2013 अधिनियम के तहत कंपनी को अपने लेखा परीक्षकों को सूचित करना चाहिए और आरओसी के साथ एक नोटिस भी दाखिल करना चाहिए। परीक्षक की अवधि सीमा की बात करते हैं। – 2013 अधिनियम एक व्यक्तिगत लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षा फर्म द्वारा सेवा की जा सकने वाली अवधि की संख्या को सीमित करता है। भैया, अधिनियम 2013 के तहत धारा 53 छूट पर शेयर जारी करने पर रोक लगाती है, जबकि धारा 54 अपने कर्मचारियों को छूट पर ESOP जारी करने की अनुमति देती है। 1956 के तहत धारा 79 में छूट पर शेयर जारी करने की अनुमति दी गई। संस्था के अंतर्नियम की बात करें तो 1956 में अगर कोई कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाने में चूक करती है तो उस पर टेबल ए के नियम लागू होते हैं, और वहीं पर अगर कोई कंपनी 2013 के अनुसार क्रिएट होती है और अंतर नियम बनाने में अपनी कोई चूक करती है तो उस पर कंपनी अधिनियम 2013 की टेबल एफ के नियम लागू होते हैं। ठीक है भैया, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लेख पसंद आएगा और इंशाल्लाह फिर आपके लिए इसी तरह का कोई नया लेख लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ जो लोग, मेरी आप लोगों से अपील है कि जिन्होंने ऑडिटर का एग्ज़ाम दिया था और किसी कारणवश एग्ज़ाम में उनके मार्क्स कम रह गए हैं, उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरिट अभी डिस्क्लोज नहीं हुई है भैया, इसलिए कंफ्यूज मत हो। मेरिट कहाँ जाएगी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि माइनस मार्किंग, मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब माइनस मार्किंग होती है तो जो कट ऑफ होती है वो मोस्टली नीचे रहती है, डाउन रहती है। रिज़ल्ट उठा करके देख लीजिए, UPPCL के में नॉर्मलाइजेशन होता है और नॉर्मलाइजेशन के आधार पर ही रिज़ल्ट आउट किया जाता है कि आपने कितना ठीक किया, कितना गलत किया। तो अभी तो UPSSC ने यह भी डिस्क्लोज नहीं किया कि कितने सही और कितने गलत नॉर्मलाइजेशन के आधार पे मेरिट बनेगी या सिंपल बनेगी, ये कोई डिस्क्लोज अभी नहीं किया है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, मेरिट डाउन होगी। और ये कंफर्म कह रहा हूँ, DV के लिए 35 से 40 वाले को भी बुलाया जाएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मेरिट क्या लगेगी फाइनल ये नहीं कह सकता, लेकिन DV के लिए 35 से 40 वाला जरूर जाएगा, 100% जाएगा। बाकी किस्मत की बात है। देखो, कंफ्यूज मत हो, अभी आपके पास ऑप्शन आगे भी हैं। 1828 आ रहा है, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।